हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर जेई नीट एंड सीडब्ल्यू 2020 के लिए है। और कोर्स का नाम है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के हमेशा आपको केटीजी से एक क्वेश्चन पूछते रहता है कि नहीं। तो इस लेसन में आपको पूरा केटीजी को कंप्लीट कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे से जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आगे भी आने वाला ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। आप इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, पूरा रिवीजन जो है वो पूरा अच्छे से कर लोगे और आपका जो एग्जाम में जाओगे ना पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। ये केटीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल फिजिक्स में हमेशा आप देख सकते हो नीट के बच्चे जो है इनको 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और उसमें से एक केटीजी का क्वेश्चन बनता है मिनिमम। और बहुत ही छोटा चैप्टर है ना, इसको आप जानते हो, बहुत ही छोटा चैप्टर है, वहां से एक क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है? छोटा कम पढ़ना है लेकिन आंसर मार्क्स आपको अच्छा मिल रहा है। हमें क्या चाहिए अभी फिलहाल, जो नीट के एस्पिरेंट्स है उनके लिए फिजिक्स को फील करना नहीं है, अभी फिलहाल उनको अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है। बात समझ में आ रहा है? पसंद आ जाए तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। बट यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूं, अब इस वीडियो को ना पूरा डाउनलोड करके मत देखो क्योंकि आपको जब भी टाइम मिले, अब जब फ्री हो गए, अब पढ़ने का मूड कर रहा है तो उस टाइम में देखो, क्योंकि डाउनलोड करके देखोगे तो ना उसमें कुछ क्वेश्चंस डाउट हो सकता है तो आप उसको डाउट को आप क्लियर नहीं करोगे। एक बात हो गया, दूसरी बात हो गया यहाँ पे आप पेन पेपर उठा के नहीं लिखोगे। तो पेन पेपर पूरा सामने रखना है और जो मैं कोर्स करा रहा हूँ उसको अच्छे से लिखना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से लिखो और यहाँ से आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट बना सकते हो। और आप एग्जाम के वक्त अब जब रिवाइज करोगे तुरंत तुरंत इसको रिवाइज कर लो। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, मजा आ जाएगा, आपको पूरा फील आ जाएगा एक्चुअल में नीट के क्वेश्चन में या जेई एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है कि नहीं, बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ पोस्टुलेट्स होता है, किसी कुछ कुछ चीजें हम लोग एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस होता है, जैसे डिफरेंस इन आइडियल एंड रियल गैसेस। यहाँ पे जो आइडियल गैस एंड रियल गैसेस है ना, वो दोनों का एक्चुअल में डिफरेंस हमें पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में हम किस चीज को हम एक्चुअल में क्या होता है ना, रियल गैस जो है वो हमेशा हमें हमारे पास होता है बट आइडियल गैस वो हमें नहीं मिलता है, हम एज्यूम करते हैं। बट हम रियल गैस को भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये आइडियल गैस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स है केटीजी में, हम कुछ एजम्पशन लेके इसमें चलते हैं। तो पहला एजम्पशन हो जा रहा है कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये बहुत ही छोटा है, वो नेग्लिजिबल है। एक्चुअल में क्या है, वो नेग्लिजिबल है, आप बोल सकते हो ये नेग्लिजिबल है। का साइज ऑफ गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स होगा वो बहुत ही छोटा होगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये पहला हमारा पोस्टुलेट्स हो गया। दूसरा हो रहा है इलास्टिक कोलिजन, जहां पे यहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में या मॉलिक्यूल और आपका कंटेनर वॉल के बीच में जो भी कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है बच्चों ये क्या होगा, 1 होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा पोस्टुलेट्स आपको यहाँ पे बोला गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो आपका क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का समेशन, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी। मींस जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। रैंडम मोशन को, जिगजैग मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मूव करते रहते हैं, उनका वेलोसिटी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी उनके पास होता है। और जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है, समेशन ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम एज्यूम करते हैं 0 है। बात समझ में आया? ओके। दूसरा है रैंडम मोशन, जैसे ये वाला मोशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये ऐसा होता है, ये इधर जाता है फिर टकराता है फिर ये करता है वो करता है, मतलब जिगजैग मोशन होता है। और जिगजैग मोशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि ये ब्राउनियन मोशन किसको कहा जाता है, जो जिगजैग मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको इंस्टेंट कांटेक्ट होता है, इंस्टेंट कनेक्ट, मतलब आप एक चीज देख सकते हो, जो कांटेक्ट टाइम है, जो कांटेक्ट टाइम है बहुत ही लेस है। कांटेक्ट टाइम इज वेरी मच लेसर देन जो रिलैक्सेशन टाइम है। जो रिलैक्सेशन टाइम आप जानते हो ना, एक दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बट इन दैट केस जो आपका इंस्टेंट कनेक्ट होता है, जो कनेक्ट वाला टाइम है, कांटेक्ट टाइम है, वो बहुत ही छोटा है। बात समझ में आ रहा है? तो रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही बड़ा हो जाता है एज कंपेयर
टू दैट इंस्टेंट कॉन्टेक्ट, जो कोलाइड वाला जो टाइमिंग है, कोलिजन का टाइमिंग, इंस्टेंट कनेक्ट। ओके, तो नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे क्या होता है ना, इफेक्ट, कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज ये साइज बहुत ही छोटा है, तो उसका वेट हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ग्रेविटी एक्ट नहीं होता, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो आप बोल सकते हो जो डेंसिटी है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डेंसिटी इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब जो लास्ट बोल सकते हो जो हमारा PV इक्वल्स टू nRT, ये ऑलवेज वैलिड है एट ऑल टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। जो यहाँ पे स्टेट ऑफ गैस, स्टेट ऑफ गैस को हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट्स। जैसे आप एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग देखते हैं ना कोई भी एक पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई होता है। यहाँ पे भी जो थर्मल फिजिक्स है, यहाँ पे भी कुछ हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है, किसी भी एक गैस का एक स्टेट को डिफाइन करता है। जैसे आप बोल सकते हो कोई भी एक गैस एट टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर मान लो T1 पे है, प्रेशर P1 पे है एंड वॉल्यूम V1 पे है, तो P1 V1 एंड T1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट गैस। इनिशियल आप स्टेट बोल सकते हो या फिर फाइनल स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये जो P V एंड T जो है वो हमें क्या बता रहा है, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बता रहा है। जैसे एक मान लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया, जैसे क्लोज कंटेनर है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज कंटेनर लिया जिसका स्टेट 1 हमारा P1 V1 एंड T1 है। कुछ प्रोसेस हुआ होगा, जैसे थर्मल, बहुत सारे प्रोसेस होता है, आपने नाम भी सुना होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस है। तो ये कुछ ना कुछ हुआ, उसके बाद हमारा दो जो स्टेट है वो स्टेट को चेंज करा गया। जैसे उसका स्टेट आ गया P1 V1 एंड T1, ये हमारा आया दूसरा कोऑर्डिनेट। जैसे हम बोल सकते हैं फाइनल स्टेट हो गया, इनिशियल स्टेट हो गया, या फिर दिस वन इज स्टेट 1 एंड दिस वन इज स्टेट 2, ऐसा आप बोल सकते हो। भाई गैस लो ने हमने क्या बताया कि PV इक्वल्स टू nRT, यह हमें बताया। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं PV डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू nR। दैट मींस यहां पे हमने जो करा वो एक्चुअल में क्या है, nR मींस व्हाट, मोल है, n मींस नंबर ऑफ मोल, राइट, और ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट जब आ जाता है उस सिचुएशन में हम ऐसा लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV डिवाइडेड बाय T इज कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम किसी डिफरेंट स्टेट में हम देखते हैं, जैसे आप बोल सकते हो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड, एक्चुअल में सिंपली आप बोल सकते हो ये कि मोल कंजर्वेशन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मोल कंजर्वेशन। ऑब्वियस बात है, मोल क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखना पड़ेगा, जो PV डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से, जैसे चार्ल्स लो, बॉयल्स लो वगैरह वगैरह लो आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन PV डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको याद रखो, बाकी काम बन जाएगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं पूछता कि कौन सा बॉयल्स लॉ है, कौन सा चार्ल्स लॉ है, ऐसा टाइप का बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा रहा हूँ और क्वालिटी पे जो आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट है यहाँ पे, तो उसके लिए आप ये जो बॉयल्स लॉ क्या है ये वो हम नहीं बताएंगे। तो ये आपको याद रखना है, PV डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको आप याद रखोगे ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको सवाल आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, आप कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स था। दूसरा हो रहा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस। जैसे अब दो कंटेनर है, राइट, यहाँ पे दो कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, तो दोनों को आपने मिक्स करा, दोनों इनिशियली अलग अलग टाइप का है। जैसे मैंने यहाँ पे मिक्स करा, एक पाइप लगा दिया या एक ट्यूब लगा दिया, उसको मैंने एक वाल्व से उसको ऐसे बंद करके रखा था। तो मेरे को लगा नहीं यार इसको बंद करना नहीं है, उसको खोल देते हैं, स्टेट 2 बनेगा। बट अभी जो कंडीशन है, अभी जो कंडीशन है वो हमारा इनिशियल कंडीशन है, राइट। तो इनिशियल कंडीशन में आप देख सकते हो इसका नंबर ऑफ मोल या फिर मोल कंजर्वेशन से बोल सकते हो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, ये मैं बोल सकता हूं कि ये मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है या फिर इनिशियल मोल है। ओके, तो ये इनिशियल स्टेट है मेरा। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा, देखो इनिशियल स्टेट में P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 एंड P2 V2 डिवाइडेड बाई T1 अगेन, क्योंकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर इक्वल बताया। यहाँ पे हमने जो हीट ट्रांसफर या हीट एक्सचेंज को मैं कंसीडर करूंगा तो अलग है, वो अलग तरीके से आएगा, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट केस हमने ऐसा नहीं करा। तो हमारा टेम्परेचर तो पहले
पहले से ही सेम है। इनिशियल कंडीशन में दोनों का टेम्परेचर बराबर है, फाइनल कंडीशन में यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, तो हमें फाइंड प्रेशर आफ्टर कनेक्टिंग, इसको कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, दिस इज योर फाइनल स्टेट, राइट। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर आएगा बट वॉल्यूम विल इंक्रीज, एक ऑब्वियस बात है। जैसे आप जैसे दो कंटेनर हो गया, दोनों में आपका जो यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है येलो कलर का मैंने लगाया है, ये वाला काम कर रही है, इसको हटा दिया मैंने, राइट। तो अब हटाने के बाद इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, P हमें निकालना है, टेम्परेचर विल कांस्टेंट बिकॉज ये यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सो टेम्परेचर विल गेट्स कैंसल्ड आउट एंड योर आंसर विल बी लाइक PF इक्वल्स टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। सो दिस इज योर आंसर, ओके। तो आपको ये चीज रिजल्ट को याद रखना है, या फिर आपको ये यहां से तो आप निकल ही सकते हो, हमने क्या करा, मोल कंजर्वेशन करा, क्या करा हमने, मोल कंजर्वेशन ही करा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मोल कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये चीज याद रखना भी मांगता है। तो बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर्स बोलते हैं, डाल्टन पार्शियल प्रेशर, जो आपको केमिस्ट्री में भी मिलता है, मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया भी हो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे डाल्टन पार्शियल प्रेशर मैं आपको सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। ये हमारा एक गैस है, ये दूसरा गैस है, ये तीसरा गैस है। तो यहाँ पे ये तीन तीन गैस को मैंने मिक्स करा और मिक्स करा के एक कंटेनर में डाला जिसका वॉल्यूम V है एंड टेम्परेचर T है, जिसका वॉल्यूम V है एंड टेम्परेचर T है। अब इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे उसका प्रेशर का चेंज हुआ, प्रेशर का क्या हुआ, चेंज हुआ। अब ओबियस बात है, तीनों गैस को मैंने मिक्स करा, उसका वॉल्यूम सेम है, तो ओबियस बात है प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको कंसीडर करा, देयर इज नो एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज इज ऑकर, राइट। तो यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज ऑकर नहीं हो रहा है, तो बात तो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ये वाला ये वाला ये वाला तीनों एक साथ यहाँ पे मैंने क्या करा, मिक्स करा, वॉल्यूम हमारा V है अभी भी। तो अब देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने इनिशियल स्टेट है, ये मेरा कौन सा स्टेट हो गया बेटा, ये मेरा इनिशियल स्टेट, राइट। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो P1 V डिवाइडेड बाई T, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम इज V, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, टेम्परेचर इज T, सो यहाँ पे T1 T ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। P3 V डिवाइडेड बाई T एंड इक्वल्स टू PF V डिवाइडेड बाई T, ये मैंने लिखा है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट कौन सा है, ये वाला मेरा फाइनल स्टेट है। अब ये फाइनल स्टेट को लिखना है, मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे VT कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो P1 V1 सॉरी यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू PF आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको आपका इस वाले कंटेनर में जो फाइनल स्टेट में आपको एक प्रेशर मिल रहा है, दैट इज PF। तो इसको हम मान लेते हैं इस कंटेनर में इसका प्रेशर इतना है। आपने तीन गैस को एक साथ मिक्स करा, तीन गैस को जब एक साथ मिक्स करते हो तो तीनों गैस का जो प्रेशर है, अगर आप वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो तीनों का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, टोटल समेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं मान लूं इस कंटेनर में जो फाइनल कंटेनर है उसमें अगर बाकी गैसेस नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं बाकी गैस नहीं है, तो वो जो पहला वाला गैस कितना प्रेशर उसमें एक्सर्ट कर रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड partial pressure। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। that pressure is called partial pressure and this law is called Dalton's partial pressure। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कभी कभी आपको क्या बोला जाता है P1X, आपको केमिस्ट्री में मिलेगा P1X1, ये सब करके करते आप चलते रहोगे, लेकिन हमें ये इतना पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एक ही है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीनों गैसेस को एक साथ मिक्स करा और हमारा फाइनल स्टेट आया, और उस फाइनल स्टेट में हमारा जो टोटल प्रेशर होगा या फिर फाइनल प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ प्रेशर्स ऑफ all individual gases। बात समझ में आ रहा है। P1 plus P2 plus P3 and P1 P2 and P3 is called partial pressure of gas 1 gas 2 and gas 3। बात समझ में आ रहा है। तो आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे चीज मिलने वाला है। डाल्टन्स प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को आप थोड़ा ध्यान में रखना है, इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, राइट। अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या फिर गैस लॉ, है ना। तो इसका कुछ मॉडिफाइड वर्जन भी है, मॉडिफाई करा जाता है इसको, कुछ कुछ कभी कभी मॉडिफाई करा जाता है ना। तो अब देखो PV इक्वल्स टू NRT एंड PV इक्वल्स टू NRT फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं,
कंटेनर फॉर्म बोलते हैं इसको। इस जो फॉर्म बना जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर फॉर्म। जैसे कंटेनमेंट में डाल दो वैसा होता है। अगर मैं n को थोड़ा चेंज करके दूं, n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, एंड r इनटू t, ये तो बराबर है, तो m डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल बोलते हैं, ये हम जानते हैं। अब ये जो m है मास ऑफ गैस है, मास ऑफ क्या है, गैस है। अब इसको मैं अगर v नीचे ले आ जाऊं, यहां पे मैं क्या करूं, v को नीचे ले आ जाऊं, तो ये m डिवाइडेड बाय v, दैट विल बी योर डेंसिटी, राइट। अब यहां से आप लिख सकते हो p इक्वल्स टू डेंसिटी, मतलब रो RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, एंड कैपिटल M इज मोलर मास, राइट। अब रो RT डिवाइडेड बाई m। अब इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक फॉर्म ऑफ गैस लो, एटमॉस्फेरिक फॉर्म ऑफ गैस लो इसको हम लोग बोलते हैं। ये ओपन है, नो कंटेनर, यहाँ पे क्या हो रहा है, नो कंटेनर। जैसे आप यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं है तो डेंसिटी आपके पास, कंटेनर होता तो वॉल्यूम होता, बट यहाँ पे आपको डेंसिटी दिया हुआ, गैस का डेंसिटी दिया हुआ R/T, ओपन है, खुल्लम खुल्ला है, तो उस सिचुएशन में हमें वॉल्यूम नहीं पता, तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, उसमें डेंसिटी को लेके आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी को लेके आगे बढ़ते हैं, और दैट मीन इसको ओपन है तो ऑब्वियस बात है एटमॉस्फेयर होगा, तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक फॉर्म ऑफ गैस लो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे हम मानते हैं क्या, जो गैस है ना उसमें टोटल n मॉलिक्यूल्स है, क्या होता है, जैसे टोटल n मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स है। अब अगर उस गैस का एक मॉलिक्यूल्स का मास m डैश हो रहा है, m प्राइम हो रहा है, तो उस सिचुएशन में इसका टोटल मास जो हमने स्मॉल m पकड़ा था वो क्या होगा, m प्राइम मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N, राइट। तो अब यहां से देख सकते हो, इफ m इज द मास ऑफ गैस, देन m प्राइम मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये m प्राइम जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, एंड n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको हमने देखना है। अब ये जो कैपिटल M है वो क्या है, मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक्चुअली मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ मास पार मोल, मास पार मोल होना चाहिए, मतलब एक मोल में कितना मास है उसमें देखना है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्वियस बात है, ये जो वन मोल है उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं, जिसको एवोगाड्रोस को हम NaB बोल सकते हैं। और ये जो हमारा एक मॉलिक्यूल्स है उसका मास कितना है, m प्राइम है, तो हम यहां से इसका मोलर मास को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने पूरा यहाँ पे लिखा, m डैश या m प्राइम गेट्स कैंसल्ड आउट, n डिवाइडेड बाय n एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय r इंटू t। अब यहां से देख सकते हो r डिवाइडेड बाय n एवोगाड्रो, ऐसे लिख सकते हो, r डिवाइडेड बाय n एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज इक्वल्स टू k, एंड दैट k इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बट ये वाला है हमारा pv इक्वल्स टू nkt। एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले टर्म में हमने इसको क्या कर लिया, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैस लो हमने यहाँ पे निकाला। तो हमें तीन मॉडिफाई वर्जन मिला। जैसे आपने रॉयल एनफील्ड खरीद लिया तो उसमें आपने क्या करते हो, कुछ ना कुछ चेंज करते हो, उसमें अलग लुक्स देते हो, जैसे जैसे आपका मर्जी होता है। तो हर चीज में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। गैस लो को भी हमने मॉडिफाई कर लिया, एक हो गया आपका कंटेनर फॉर्म हो गया, एटमॉस्फेरिक फॉर्म हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गया। तो ये सारे चीज हमारा मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड वर्जन है। जब आपको क्वेश्चन में जैसा टाइप का क्वेश्चन देगा वैसा टाइप का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है और आगे जा बढ़ना है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कुछ और। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे हमें पढ़ने वाले हैं प्रेशर ऑफ एयर एंड बैरोमेट्रिक रिलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ एयर किसको कहते हैं, प्रेशर ऑफ एयर क्या होता है उसको देखना है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक कंटेनर ऐसे ले लिया, एक फ्लैट टाइप का कंटेनर है, यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी ऐसे रख दिया। एक ग्लास ट्यूब है, क्या हो रहा है, एक ग्लास ट्यूब है जो पूरा खाली है, उसमें वैक्यूम भरा हुआ है। तो मैंने उसको धीरे धीरे उसमें प्रेस करा, तो जब धीरे धीरे उसको प्रेस करा, ये यहाँ पे वैक्यूम है ना, तो इसके कारण यहाँ पे जो आपका Ag है वो धीमे धीमे इसको प्रेस करते करते अंदर चला जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। अब जब यहां तक पहुंचेगा, जब ऐसे करते हो ना, तो ये पानी थोड़ा राइज कर देगा, या फिर जो भी चीजें हो, या मर्क्यूरी लेवल ये राइज हो गया, तो ये ग्लास ट्यूब के ऊपर ऐसे ऊपर चला गया, तो ये H हाइट तक ऊपर पहुंचा। बात समझ में आया बच्चों, ओके। अब ये ऊपर यहां तक पहुंचने के बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये ऊपर और नहीं जा रहा है, इतना हमें समझ में आता है।
तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम लोग ये खोला है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कितना प्रेशर है, देखो यहाँ पे एयर प्रेशर है ना, तो ये वैक्यूम है। अब ये ऊपर इतना चढ़ा, ये क्या हुआ, ऊपर चढ़ा इतना, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो इस पॉइंट का प्रेशर और इस बाहर ये अंदर वाला पॉइंट, ये दोनों में प्रेशर क्या है, बराबर है। एंड दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्रेशर रो जी इंटू एच क्या होता है, रो रो किसका है, ये आपका मर्क्यूरी का जो आपका डेंसिटी है वो मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू एच, तो ये आपका हो जाता है प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने पुट करा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अगर सबका वैल्यू में पुट करता हूँ, अगर इसके सारे के सारे एसआई यूनिट में पुट करता हूँ, तो मेरे को मिलता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों अगर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसके बाद हमें जो वैल्यू मिलता है, अगर हम सी लेवल पे देखें तो एच का वैल्यू ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लेवल, या फिर आप बोल सकते हो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इतना हाइट अगर एक मर्क्यूरी का है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से आप देख सकते हो जो आपका एयर प्रेशर है, तो आप ये वाला वैल्यू होता है, और इस वैल्यू में अगर आप जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके साथ अगर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो एच का वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आपको मिलने वाला है। अब दूसरा पॉइंट आता है जो बैरोमेट्रिक आपको रिलेशन बताया जा रहा है। तो बैरोमेट्रिक रिलेशन एक्चुअल में क्या है, देखो जो प्रेशर है ना बच्चों, वो प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ हाइट होता है। अब जितना हाइट ऊपर चले जाते हो उतना प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब इसका मैं रिलेशन यहाँ पे डिराइव नहीं करूंगा, मैं आपको रिलेशन बताते चलूंगा। तो P इक्वल्स टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस कैपिटल एम जी एच डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। हियर कैपिटल एम इज द मोलर मास ऑफ एयर, क्या होता है, मोलर मास ऑफ एयर, और पी नॉट जो है सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हमारा जो जितना हाइट ऊपर जाओगे, तो ये ई टू द पावर है, जितना हाइट ऊपर जाओगे उतना प्रेशर डिक्रीज होते रहेगा, ये आप बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल कर्व। तो अगर मेरा इनिशियल जो भी सी लेवल पे प्रेशर इतना है, पी नॉट है, और मैं हाइट को बढ़ाते गया, ये मेरा हाइट का एक्सिस है, ये मैं बढ़ते गया, तो यहाँ पे प्रेशर एक्सपोनेंशियल कर्व के हेल्प से ये नीचे चला जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व फॉलो करके जितना ऊपर जाओगे उतना आपको धीमे धीमे डिक्रीज होते इंफिनिटी में जाके वो जीरो बन जाता है। यहाँ पे आपको बोल आप ऐसा सोच सकते हो कि ऊपर जितना ऊपर जा सकते हो, एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाओगे, तो उस सिचुएशन में आपका प्रेशर कितना मिलता है, जीरो मिलता है। आप जानते हो ना, वैक्यूम प्रेशर मिलता है। तो उस सिचुएशन में आप जान रहे हो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, या फिर आप बोलते हो कि वहां पे वैक्यूम प्रेशर हो गया, इसका मतलब जीरो प्रेशर हो जाता है। तो यही चीज है बैरोमेट्रिक रिलेशन है। बैरोमेट्रिक रिलेशन का ये सिर्फ आप बोल सकते हो, फंक्शन को याद रख लेना, P इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस एम जी एच डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। ये बाकी तो आप पता है, आर क्या है, टी क्या है, जी क्या है, एच क्या है, एम इज द मोलर मास एंड पी इज द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये दोनों रिलेशन हमने यहाँ पे पढ़ा, प्रेशर ऑफ एयर आप बोल सकते हो, और ये वाला, अब दोनों चीज आपने यहाँ पे पढ़ा, और ये हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत जान चुके हैं। आगे देखते हैं, कुछ केसेस है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आया बच्चों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। वर्टिकल सिलेंडर ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर कंटेन्स एयर एट a constant temperature and its top is closed by a frictionless piston at atmospheric pressure 76 centimeter of mercury as shown in figure, जो आपका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। If mercury is slowly poured in the piston due to its weight, एयर इज कंप्रेस्ड, इसके वेट के कारण एयर कंप्रेस हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम व्हिच कैन बी पुट ऑन द पिस्टन। यहाँ पे ये आपका पिस्टन है, ये जो आपका ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये वाला आपका पिस्टन है, उसके ऊपर हमने क्या करा, मर्क्यूरी यहाँ पे डाला गया है कि नहीं। तो अब ये धीमे धीमे क्या हो रहा है, ये आपको एयर, यहाँ पे क्या है, ये अंदर जो कंटेनर है यहाँ पे एयर पड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, आप जितना पोर करते हो उतना नीचे आता है, मतलब एयर को कंप्रेस कर रहा है ये। अब अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी मिल रहा है, और ये आपका इतना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्रेशर कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, ये P1 है, हम मान लेते हैं P1 है, और ये P1 आपका कितना है, वही सेम आपका जो R G H
ये हो जाता है आपका जो भी 100 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इतना 100 है, या फिर इसका आप हाइट पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हाइट, ये हाइट के हिसाब से आप बोल सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, आप यहाँ से लिख सकते हो, ये आपका प्रेशर आया। इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये x डिस्टेंस नीचे आया, तो यहाँ पे एक प्रेशर आया, देखो ये वाला एक प्रेशर आएगा जिसको हम लोग P2 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, P2 बोल सकते हैं। चलो P2 इक्वल्स टू क्या होगा, P2 कैन बी रिटन एज, ये आपका जो भी वैल्यू है, पहले तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये आपका मर्क्यूरी का लेवल नीचे आया तो x आया, इसका मतलब देख सकते हो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाला हाइट, ये वाला जो भी है gx है। अब इस पूरा प्रेशर को आप P2 को आप लिख सकते हो, आप मर्क्यूरी के हाइट लिख सकते हो 76 प्लस x सेंटीमीटर ऑफ हाइट, ये मर्क्यूरी हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब लिख लो ये वाला प्रेशर इक्वल्स टू 76 है ना, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इतना आपको P2 आया, ये आपका P1 आया। अब देखो यहाँ पे इसमें टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई आपका जो हीट है वो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और मैंने मोल कंजर्वेशन वाला आपको लॉ बताया था, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, हम ऐसे कर सकते हैं T1 T2 इक्वल्स टू, दोनों इक्वल है, P1 का वैल्यू 76 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइड बाई, अगर इसका जो भी हम वॉल्यूम लिखना चाह रहे हैं, वॉल्यूम मींस व्हाट, ये पूरा वाला वॉल्यूम है ना कंटेनर का, A मल्टीप्लाइड बाई दिस 100, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हाइट इज द 100 सेंटीमीटर, सो वो वॉल्यूम बन जाएगा। तो V1 आपका कितना हो रहा है, एयर का वॉल्यूम यहाँ पे, क्योंकि हम एयर को ही देख रहे हैं, एयर कंप्रेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो सारे चीज हमने देखा, मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू A, यहाँ पे A लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल्स टू 76 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई A, अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया वही बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस एक्स। ये 100 माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि इसने कंप्रेस करके इतना तक पहुंचाया, इसका हाइट कितना है यहाँ पे आपको दिखा हुआ है 100 माइनस एक्स। तो A गेट्स कैंसल्ड आउट बच्चों, यहाँ पे A गेट्स कैंसल्ड आउट, और यहाँ पे आपको 7600 और यहाँ पे आपको वही सेम दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7600 प्लस 100x माइनस 76x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसल्ड आउट, और आपको यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिलेगा, x इक्वल्स टू आपको हाँ -24 इंटू x इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू है x का वैल्यू यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, 24 मिलने वाला है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हमने क्या करा, सिर्फ मोल कंजर्वेशन करा। क्या करा, मोल कंजर्वेशन। आपको मैंने इस इक्वेशन भी तो बताया था, P1 V1 इक्वल्स टू R T1 ऐसा बताया था ना। तो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, यही इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप लगभग 40% क्वेश्चन आप इस वाले प्रॉब्लम से ही कर सकते हो। ये वो जो मैंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला से आप इस 40% क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। नीट जेई एग्जाम में जो भी आता है वो सारे चीज आप यहाँ से कर सकते हो। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे कुछ केसेस है बच्चों, यहाँ पे कुछ केसेस है, जैसे गैस ट्यूब दे देता है या फिर ग्लास ट्यूब दे दिया मानो, और तो यहाँ पे ग्लास ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी एंड एयर ऐसा टाइप का देता है। कभी कभी क्या होता है ना, एक ऐसा ग्लास ट्यूब है, इसमें आपको मर्क्यूरी, एक ऐसा बबल्स ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये मर्क्यूरी रखते वक्त नीचे कुछ एयर ट्रैप्ड हो जाता है, समझ में आया। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करा, उसको इतना डिस्टेंस उस्टेंस सब हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको अगर हमने इन्वर्ट कर दिया, मानो इसको ऐसे उल्टा कर दिया, तो उस सिचुएशन में ऑब्वियस बात है मर्क्यूरी थोड़ा नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे जो लेंथ, जो आपका एयर कॉलम है, जो ये आपका बबल्स था, वो कितना लेंथ हो गया था, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने पहला केस जो मैंने लिया है, ये एक ग्लास ट्यूब है, इसमें किसके अंदर यहाँ पे मर्क्यूरी है जिसका 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कुछ एयर ट्रैप्ड है, उसका आपका जो हाइट है वो आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। बच्चों अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखो ये तो खुला है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस पॉइंट में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, है कि नहीं बोलो। तो इस पॉइंट में आपको एक प्रेशर मिलेगा, इसको हम लोग P1 मान लेते हैं। अब दैट P1 इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर आएगा, तो रो मर्क्यूरी ए जी इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो हम सिंपल यहाँ से लिख सकते हैं जो 76
प्लस 10, 76 प्लस 10 इसका मतलब 86 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। क्यों 86 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये आपका प्रेशर कौन सा हो गया, P1 हो गया। इतना हमें समझ में आता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसको क्या करा, इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करते ही ये क्या हुआ, मर्क्यूरी थोड़ा नीचे आ गया। तो अब देखो यहाँ पे खुला है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है इस पॉइंट पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है कि नहीं बोलो बच्चों। अब यहाँ पे आपका इस पर प्रेशर है। अब ये प्रेशर कितना होगा, दैट प्रेशर, इसको हम लोग अगर P2 बोल रहे हैं तो इस P2 का वैल्यू क्या होगा, कोई शक वाली बात नहीं। यहाँ पे आप बोल सकते हो P2 का वैल्यू, P2 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर -10 वाला, तो इसका मतलब 76 माइनस 10 दैट इज 66 सेंटीमीटर ऑफ, आप बोल सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ 66 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इतना हमें समझ में आता है। अब यहाँ पे बोला मेरे को ये जो कॉलम है एयर का जो हाइट है वो कितना है वो निकालो, एक्स का वैल्यू या फिर एल का वैल्यू, ये टोटल, या फिर आप कभी कभी बोल सकते हैं ये एयर कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ से एल का वैल्यू निकाल लो और दैट एल माइनस 30 विल बी योर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से वही सेम मोल कंजर्वेशन लगा दो, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1। यहाँ पे टेम्परेचर बराबर है, यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, हम हीट एक्सचेंज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर यहाँ पे पुट करोगे 86 मल्टीप्लाइड बाई इसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम, क्योंकि हम एयर का देख रहे हैं और एयर का यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डील करा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, V1 जो है वो कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई 30, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई 30। बच्चों जल्दी देखो, जल्दी देखो मैं जो बोला है ना। और P2 का वैल्यू 66 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो एरिया है वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने करा था। अब यहाँ पे क्या होगा, वो हाइट दैट इज L। सो यहाँ से बच्चों आप जल्दी से इसको निकाल लिया, बहुत क्लियर आपको यहाँ पे दिख रहा है 86 डिवाइडेड बाई 66 मल्टीप्लाइड बाई 30 दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। डिस्प्लेस कितना हुआ वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। 20 डिवाइडेड बाई 66 मल्टीप्लाइड बाई 30 वो आपका है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दूसरा सवाल अगर यहाँ पे देखा जाए, दूसरा इलास्ट्रेशन है। देखो एक ऐसा क्लोज्ड है, यहाँ पे क्या करा मैंने, एक क्लोज्ड ऐसा ग्लास रॉड लिया, ग्लास ट्यूब लिया, और यहाँ पे आपको एक मर्क्यूरी ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको ऐसा फ्लैट बैठा हुआ है। तो ये एयर यहाँ पे इतना है 40 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे एयर है 40 सेंटीमीटर, ये मर्क्यूरी का ये है 20 सेंटीमीटर। ओके, अब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये वाला आपका एंड ए है, ये वाला एंड आपका बी है। तो इसको हमने सीधा ए को ऐसे कर लिया, तो ए आपका ऊपर दिख रहा है और बी नीचे है। तो थोड़ा बहुत तो मर्क्यूरी ये यहाँ से 40 से ये तो थोड़ा खिसक जाके यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो ये एक्स नीचे आया, मान लो एक्स नीचे आया, तो आपको ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ये एक्स कितना एक्स नीचे आया, कितना डिस्टेंस नीचे आया। तो अब इस सिचुएशन में देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, दोनों का प्रेशर क्या है, बराबर है। ये P1 है, ये भी आप बोल सकते हो P1 है, ये दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। आपको इतना समझ में आया। अभी हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट का मोल और ये वाला पार्ट का मोल, मतलब ए पार्ट का मोल और ए पार्ट का मोल दोनों क्या है, बराबर होंगे। बात समझ में आए। और बी पार्ट का मोल बी पार्ट का मोल के साथ बराबर होंगे। ओके, अब ये ए पार्ट में ये वाला प्रेशर मान लेते हैं P2 हो रहा है, कोई भी P2 हो रहा है, तो ये वाला पार्ट जो हमारा बी पार्ट है, ये वर्टिकल का बी पार्ट है, उसका प्रेशर कितना होगा। अगर इसको हम हाइट ऑफ मर्क्यूरी के हेल्प से इसको कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं P2 प्लस 20 सेंटीमीटर, P2 प्लस 20 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। वो क्या वैल्यू हो गया, P3 हो गया। अब यहाँ पे मोल कंजर्वेशन लगा देना है, क्या लगा देना है, मोल कंजर्वेशन। फॉर ए यू कैन राइट P1 मल्टीप्लाइड बाई ये जो वॉल्यूम है वो आप लगा दो 40 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बराबर है, खत्म हो गया। इस पार्ट का क्या होगा, P2 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस एक्स। ये आपको समझ में आया कि नहीं, 40 तो पहले था, x डिस्प्लेस हुआ तो 40 प्लस एक्स। अब b का लिखना है, ये क्या लिखना है, b का लिखना है। b में क्या था, अगेन P1 आप लिख सकते हो, P1 मल्टीप्लाइड बाई 40 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो P2 प्लस 20, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 40 माइनस एक्स। इतना आप लिख सकते हो कि नहीं बोलो, इतना तो आपको समझ में आ गया। उधर था इतना, 40 से ये माइनस हो जाएगा इतना, बस। अब यही चीज को आप क्या करना है, यही चीज को आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको अपने आप वैल्यू आपको पता चल जाएगा, एक्स का वैल्यू आप यहाँ से आराम से आसानी से निकाल सकते हो। बच्चों मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं कुछ और। हाँ, यहाँ पे मोलिकुलर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये जो मोलिकुलर स्पीड्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे मैंने एक मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे आपका जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे आपका मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया, वी वेलोसिटी, यहाँ पे जो भी स्पीड है वो मैंने बताया। ओके,
अब ये ग्राफ ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे ग्राफ इसमें मैक्सवेल ने इसमें ऐसे बताया गया है। अब देख सकते हो यहाँ पे मान लो किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे मानो इस वाले पॉइंट पे एक v वेलोसिटी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होंगे, ये वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो n है, मान लो कोई भी n है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड v है। अगर मैंने थोड़ा चेंज कराया, थोड़ा इंक्रीज कराया, v प्लस dv ऐसा कराया, तो इसमें कितना हो रहा है, तो इतना। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ये कितना हो गया, dn हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर इतना रेंज में उसका वेलोसिटी देखा जाए तो dn मॉलिक्यूल्स का इतना है। बात समझ में आया कि नहीं? ओके। अब यहाँ पे कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी भी होता है और उस वो होता है मैक्सिमम जो भी हमारा एक्चुअल में ये वाला मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं, सॉरी, ये एक मैक्सिमम आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम दिख रहा है, मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैक्सिमम है। अब मोस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, फिर मेन स्पीड पढ़ेंगे, फिर आप यहाँ से आरएमएस वेलोसिटी, ये सारे चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना है ग्राफ को। अब यहां से अगर देखा जाए बच्चों, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालना चाहते हैं, ये ग्राफ जो है ये आपका एफ बी फंक्शन है। तो आप देख सकते हो ये वाला ग्राफ को अगर हम इंटीग्रेट करें जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो यहां से शुरू किया है, जीरो टू इन्फिनिटी एंड डीवी, यहाँ पे क्या है डीवी, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो ये स्मॉल चेंज है ना, ये वाला स्मॉल चेंज, अगर इसको इंटीग्रेट करा जाए तो इसका टोटल जो भी वैल्यू आता है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो एक बार आपको ऐसा क्वेश्चन बोल दिया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इसको निकाला जाता है क्योंकि रैंडम वेलोसिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आप यहां से इसको सारे चीज आप निकाल सकते हो। एक बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसको यहाँ पे एफ बी डिवाइडेड बाई एन इंटू डी वी इक्वल्स टू 1, इसका वैल्यू क्या था, ये इंटीग्रेशन आपको दे दिया और बोला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका वैल्यू कितना होगा, इसका टोटल 1 हो जाएगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप यहाँ से निकाल रहे हो, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको इसका सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को थोड़ा ध्यान में रखना है, और बाकी जो आपको मैंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला ये इंटीग्रेशन वाला आपको ध्यान में रखना। डायरेक्ट इसके ऊपर ही क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेता है, बात समझ में आ रहा है? या फिर आपको कभी कभी ये फंक्शन दे देगा, कभी कभी आपको मानो ये फंक्शन दे दिया और आपको जो भी आपका वैल्यू निकालना है वो कितना होगा वो निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना है जीरो टू इन्फिनिटी, आपका वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, बस उतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये रैपिड रिवीजन कोर्स है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है क्या क्या चीज आपको पढ़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले बोला 3 स्पीड है, जैसे एक हो जा रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होता है, हम देखते हैं जो भी रैंडम मोशन होता है वो सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से वो अपना चलते रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका एक मीन स्पीड, इससे थोड़ा ज्यादा स्पीड है, जैसे थोड़ा ज्यादा स्पीड है आप बोल सकते हो, इसको हम लोग मीन स्पीड बोलते हैं। और वो मीन स्पीड जब चलता है वो हाँ मोस्ट मैक्सिमम से थोड़ा कम दिखता है, थोड़ा कम दिखता है। उसके बाद एक स्पीड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी आर एम एस, जो वेलोसिटी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको बोलते हैं, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे भी कम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 यहाँ पे वेलोसिटी है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला हमें चाहिए होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, हम इसको देखते हैं जो भी आपका मोलिकुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो भी है मैंने यहाँ पे बताया था, मोलिकुलर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम ऐसे लिखते हैं, जो भी इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताया गया है और ये करेक्ट पाया गया, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करने के बाद ये सारे करेक्ट पाया गया, तो इसका वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2 आर टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम इज द मोलर मास, ये याद रखना, कैपिटल एम इज द मोलर मास। ओके, दूसरा आपका आ रहा है मीन स्पीड, ये क्या है मीन स्पीड है, और मीन स्पीड इक्वल्स टू जो भी आपका रफ्तार है, वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ से निकालते तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, जीरो हो जाता। मैं ये इधर उधर हर जगह पे जाते वक्त सारे पार्टिकल्स इधर मूव कर रहा है, ये एक इधर मूव कर रहा है, दूसरा इधर मूव कर रहा है, तीसरा उधर, तो एक दूसरे को ये क्या हो जाता है, जो भी आप टोटल करते हो उस सिचुएशन में एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर लेता है। बट यहाँ पे अगर मीन स्पीड आप निकाल रहे हो तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो टोटल वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स का हमने क्या करा, एन मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी हमने प्लस करा, मैग्नीट्यूड को प्लस करा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करा, तो हमें ये मेन स्पीड मिलता है। अब वो मेन स्पीड का वैल्यू होता है एक्चुअल में अंडर रूट, जो सेम वही इतना ही वैल्यू मिलता है जो 8 आर टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल एम, और एम आपका कौन सा है, मोलर मास अगेन।
दूसरा आ रहा है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, सबका स्क्वायर का, सबका वेलोसिटी का जो स्पीड है उसको स्क्वायर कर लो या फिर वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो और उसके बाद उसका मीन निकाल लो, देन अंडर रूट करना है। देख, स्क्वायर का मीन, मीन का रूट, ये देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या करा, स्क्वायर का मीन करा फिर उसका रूट करा, दैट विल बी योर आरएमएस वेलोसिटी। ओके, जो आरएमएस वेलोसिटी, वही सेम वेलोसिटी आपको यहाँ से इतना मिलता है अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। तो ये जो तीन स्पीड आपको मैंने बताया, जो मोलिकुलर स्पीड्स है, वो सारे का डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बात यहाँ पे आ रहा है, जो हम लोग देखते हैं, जो जो एक्चुअल में जो आरएमएस स्पीड है वो सिग्निफाइज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, लाइक आप काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, मोमेंटम या फिर इनर्शियल, जो भी आपका पैरामीटर्स है वो सारे के सारे ये सिग्निफाई करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पीड है वो हमारा क्या हो जाता है, आरएमएस स्पीड होता है। कौन सा होता है, आरएमएस स्पीड, एंड द वैल्यू ऑफ आरएमएस स्पीड इज अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई एम होता है, और हर एम इज द मोलर मास। ओके, तो आगे भी देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें होता है ना, तो याद रखना पड़ता है थोड़ा, ये चैप्टर इजी भी है, फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है ना। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। ये मान लो एक कंटेनर है, ये मैंने एक कंटेनर माना, तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, जैसे डॉटेड आपको दिख रहा है, ये सारे मॉलिक्यूल्स ये रैंडम मोशन कर रहा है, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, राइट। अब इस सिचुएशन में ब्राउनियन मोशन कर रहा है, तो इसका हम एक फायदा उठा लेते हैं। पहले तो बात है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इक्वल्स टू वी एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू कैपिटल एन, ये हमें ये जानकारी है। तो इसका जो रैंडम मोशन का हम फायदा उठाते हैं, एक मान लो एक क्यूब मैंने पकड़ लिया जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब का एक, उतना वॉल्यूम का एक क्यूब मैंने पकड़ा, इतना क्यूब पकड़ा, इसका मतलब आप यहां से देख सकते हो इसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो सीधी बात है n डिवाइडेड बाई दैट v, यहाँ पे n डिवाइडेड बाई दैट v नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वाले क्यूब में प्रेजेंट है। ओके, अब दूसरा यहां पे देखा जाए, अगर पर मॉलिक्यूल स्पेस, मतलब एक मॉलिक्यूल कितना स्पेस खा रहा है, एक मॉलिक्यूल कितना स्पेस खा रहा है, मतलब टोटल टोटल जो आपका वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस गैस का है ना, तो यहां पे आप देख सकते हो पर मॉलिक्यूल स्पेस इक्वल्स टू वी डैश, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी डैश इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतना हमें पता है। ओके, अगर उसका डेंसिटी देखा जाए, रो इक्वल्स टू देख सकते हो एम डैश, एम प्राइम मींस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय उसका स्पेस, जो भी वॉल्यूम है, यहां से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप उसका डेंसिटी देख सकते हो, देखो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आपका ये जो उसमें डेंसिटी है, उस गैस में कितना डेंसिटी है हम देखेंगे, तो क्या होगा, मास of one molecules multiplied by n, that will be your total mass of this gas divided by volume of this container, that will be your density। okay, इतना समझ में आता है। तो इसको हम n divided by v को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, n divided by v equals to, अब ये लिख सकते हो ये वाला। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में आप यहां से देख सकते हो ये वाला m प्राइम इंटू एन नॉट, ये आपका डेंसिटी होता है। ओके, अब यहां से इसको देख सकते हो मॉलिक्यूलर डेंसिटी, इसको n डिवाइडेड बाय v जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, एंड दैट मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज डिनोटेड एज n नॉट, इतना हमें मान रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक क्यूब लिया था, यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे इधर नीचे अंदर बाहर ऐसा टाइप का, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ऐसा सारे में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स यहाँ से अपना रैंडम मोशन चला रहे हैं। तो हम अगर देखें कि ये वाला इतना सरफेस से अगर ये टोटल नंबर ऑफ जो आपका मॉलिक्यूलर डेंसिटी आपने निकाला था, ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, क्योंकि इसमें कितना है वो हमने देखा है। अगर हम देखें कि एक सरफेस में इधर कितना आ रहा है, तो हम देख सकते हैं ये डेंसिटी डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि उसमें इतने 6 फेज है यहाँ पे, तो 6 फेज से कितना, इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना, दोनों साइड में कितना है, तो अगर कितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पास कर रहा है, कितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहा है एक सेकंड, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये n नॉट डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है। तो आप देख सकते हो
यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या बोला, एक ऐसा 1 मीटर स्क्वायर का मैंने एक ऐसा एरिया लिया और यहाँ पे आके ये कोलाइड करा, बहुत सारे मोलिक्यूल्स आए, इतना मोलिक्यूल्स आए और इसमें टकराए, तो हमें क्या चाहिए, कोलिजन चाहिए, राइट। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कोलिजन चाहिए। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितना होगा, इस वॉल पे कितना टकराएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट भी बोलते हैं। हाँ, मोलिकुलर रेट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो अब यहाँ से आर नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हो, हम जानते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अब जो फ्लूइड में आपके एक बार पढ़ा था, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन ए इंटू वी, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने पढ़ा था ना, अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था एक्चुअल में, वॉल्यूम रेट होता था। तो अब यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप यहाँ से टकराया, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला, तो आपको ये वाला वैल्यू क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड मिलेगा पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दो, तो ये आपका मिल रहा है मोलिकुलर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई ये वॉल्यूम रेट, ये क्या है, वॉल्यूम रेट। देखो ये 1 मीटर स्क्वायर और ये आपका वी आर एम एस वेलोसिटी, मतलब ए इंटू वी इज वॉल्यूम रेट, याद आ रहा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा था, ए इंटू वी दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, मतलब आप बोल सकते हो वॉल्यूम रेट। अब डेंसिटी अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास रेट, याद आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या करा, वही करा, देखो यहाँ पे हमने मास को हटा दिया, लेकिन यहाँ पे हमें कितना कोलाइड कर रहा है, कितना मोलिक्यूल्स आके कोलाइड कर रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे मोलिकुलर डेंसिटी देखा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करा, दैट विल बी योर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए एक्चुअल में प्रेशर। अगर प्रेशर आपको निकालना है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये आपका नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना यहाँ पे टकराया वो हमें पता चला। ओके, अब यहाँ पे अगर प्रेशर देखा जाए, सेकंड चेंज इन मोमेंटम, पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, देखो पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट, प्रेशर। पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम मींस व्हाट, फोर्स। फोर्स पर मीटर स्क्वायर मींस व्हाट, प्रेशर। ये आप जानते हो ना। देखो पर, ये अगर देखा जाए मोमेंटम चेंज पर सेकंड, ये आपका फोर्स मिल रहा है, एंड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मींस व्हाट, प्रेशर। यही होता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इतना कोलाइड कर रहा है और इतना इधर जा रहा है, तो अगर इसका चेंज इन मोमेंटम देखा जाए, एक चेंज इन मोमेंटम मींस व्हाट, यहाँ पे एम वी स्क्वायर, पहले एक मॉलिक्यूल का देखते हैं, एम प्राइम वी आर एम एस, एम प्राइम वी आर एम एस, और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन पे एम प्राइम वी आर एम एस, तो ये दोनों का चेंज, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो 2 एम प्राइम, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 एम प्राइम वी आर एम एस, ये आपका एक मॉलिक्यूल हुआ, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना कोलाइड किया पर सेकंड में, उसी को मल्टीप्लाई कर दो ये वाला, बस काम बन गया। एन नॉट डिवाइडेड बाई 6 इंटू वी आर एम एस, तो ये आपका जो प्रेशर का वैल्यू है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाला 2 एंड 6 गेट्स कैंसल्ड आउट, यहाँ पे 1/3 बचेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ये आपको मिलता है, रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ये आपका मिल रहा है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3, ये क्या लिख सकते हो, 1/3। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा रो क्यों लिखा, ये वाला पार्ट है ना। अब यहाँ पे देखो 1/3 रो तो आया, आरएमएस का, वी आरएमएस का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ रहा है, तो अब देखो ये 3 गेट्स कैंसिल आउट, तो आपको ये मिल रहा है। तो हमने शायद आपको, जब मैंने ये वाला आपको, जब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन मैंने आपको बताया था, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन, तो इस सिचुएशन में मैंने ये आपको बताया था, जब एटमॉस्फेरिक है तो उस सिचुएशन में आपको इसमें इतना है, तो यही प्रेशर है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखो, देखो ओपन कंटेनर, या फिर ओपन कंटेनर, या फिर यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एटमॉस्फेरिक फॉर्म ऑफ गैस लो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एटमॉस्फेरिक फॉर्म ऑफ गैस लो, यहाँ पे हमने पढ़ा, वही चीज को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करा और आपको यहाँ पे निकल के बताया। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, यहाँ पे आपको मिल रहा है रो आर टी डिवाइडेड बाई एम, रो आर टी डिवाइडेड बाई एम मिल रहा है, और एम इज द मोलर मास, रो इज द डेंसिटी, आर इज द जो भी आपका गैस कांस्टेंट है, और टी इज द टेम्परेचर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेने का है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक चीज है, देखो यहाँ पे ये सारे के सारे ब्राउनियन मोशन कर रहा है, मतलब जिग मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम एक मॉलिक्यूल, एक पूरा कंटेनर है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक छोटा सा मॉलिक्यूल को हमने पकड़ा, ये वाला हमारा एक मॉलिक्यूल आया, ये तो ऑब्वियस बात है वी आर एम एस रफ्तार से ये इधर चलता है, ये वी आर एम एस रफ्तार से इधर चलता है, तो हमने बोला ये एक एक्सिस है, ये दूसरा वाई एक्सिस है, ये तीसरा हमारा जेड एक्सिस है। अगर ये वी आर एम एस का एक्स एक्सिस कंपोनेंट में देखा जाए, एक्स कंपोनेंट में
देखा जाए तो उसको हम लोग Vx बोलेंगे, y कंपोनेंट में देखा जाए तो Vy बोलेंगे और z कंपोनेंट में देखा जाए तो Vx बोलेंगे। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। ओके, तो हाफ m प्राइम Vx स्क्वायर, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, डायरेक्शन तो होता नहीं है काइनेटिक एनर्जी में, तो Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर एंड Vz स्क्वायर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RMS। क्योंकि यहाँ पे अब देख सकते हो ना, यहाँ पे VRMS होता है, जो भी टोटल हो रहा है ये VRMS है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आप यहाँ से m को बाहर कर दो, हाफ m प्राइम को बाहर कर दो, तो ये पूरा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है अब VRMS। ओके, अब यहाँ पे अगर VRMS का वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3RT डिवाइडेड बाई मोलर मास, राइट। अब यहाँ से देख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 2 RT, अब ये जो n है, m डैश m प्राइम है, तो ये m प्राइम डिवाइडेड बाई मोलर मास को आप क्या लिख सकते हो, एक मोल एक मॉलिक्यूल का, अगर एक मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ऑब्वियस बात है एवोगैड्रो नंबर होता है बच्चों, ये आपको याद है। एक मॉलिक्यूल में मास कितना है, m प्राइम है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे करा, और m प्राइम गेट्स कैंसिल्ड आउट, यहाँ से हो गया, और r डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पे, और इनटू t, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 r डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर इनटू t, एंड r डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल आपको कितना मिल रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 2 k into t, 3 divided by 2 k into t, k is the Boltzmann constant। अब अगर पूरा होल गैस का देखा जाए, पूरा गैस का देखा जाए, और पूरा गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, पूरा गैस में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल n है, तो पूरा गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 k into t into n। अब ये वाला चीज आपको मिल रहा है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर देखा जाए तो आपको 3 डिवाइडेड बाई 2 n kT आपको मिलने वाला है, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे इस इक्वेशन से आप यहाँ से देख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 2 m प्राइम डिवाइडेड बाई मोलर मास r इंटू टी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल बोल सकते हैं, ठीक है, बाई एवोगैड्रोस नंबर हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो यही चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 2 nRT, या फिर 3 डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल N KT, एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। को समझ में आ गया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, इक्विपार्टीशन एनर्जी हो गया, ये सारे चीज हम पढ़ेंगे, बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ये आपको ध्यान में रखना है ना। पता चला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही निकलते जा रहे हो। ओके, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशन एनर्जी। तो सबसे पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों, ways to utilize mechanical energy by a gas molecule, ये आपको ध्यान में रखना है। ways to utilize mechanical energy by a gas molecule, कितना वेग में उस मैकेनिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें एक मॉलिक्यूल का, अगर हम देखें गैस मॉलिक्यूल का देखा जाए, तो ट्रांसलेशनल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ। रोटेशनल में देखा जाए, अगर वो लीनियर है, इधर है, तो लीनियर है तो एक तो इधर रोटेट कर सकता है, दूसरा इधर रोटेट कर सकता है, तीसरा अगर ये जिस एक्सिस में ये है उधर अगर रोटेट करेगा तो उसमें हम उसका काइनेटिक एनर्जी इसमें इस्तेमाल करते नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सिस से अगर रोटेशनल देखा जाए तो आप जानते हो ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, और आई अगर इस एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो 0 है, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर लीनियर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 2, एक तो ऐसा रोटेट कर रहा था, दूसरा ऐसा रोटेट कर रहा है, मतलब इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इधर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ऐसा जब रोटेट करेगा वो वाला काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। बात समझ में आया। तो रोटेशनल आया, अगर लीनियर है तो 2 है, अगर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर मतलब ये भी बोल सकते हो जैसे ऐसा नॉन लीनियर है, अगर ये नॉन लीनियर है तो उस सिचुएशन में आप, ये तो नॉन लीनियर है, मान लो ऐसा 2 टाइप का ऐसा रहेगा, ऐसा टाइप का होगा, ये लीनियर नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो ये रोटेट कर सकता है, ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, तो तीनों टाइप में हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर नॉन लीनियर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3, और अगर लीनियर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 रोटेशनल। बट वाइब्रेशनल हम इन जनरल इसको नेग्लेक्ट करते हैं, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उस सिचुएशन में वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है। ओके, तो इन जनरल अगर देखा जाए
ये आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सारे के सारे हमने बात कर लिया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि तीन तीन डायरेक्शन में हमने देखा। हमारा जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी हुआ करता था वो 3/2 n kT होता था, या फिर 3/2 अगर एक मॉलिक्यूल्स का देखा जाए तो 3/2 k इंटू टी होता था। एक एक्सिस इधर एक्सिस है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे अगर तीन पार्ट में हम डिवाइड करें तो उसको इक्वल नंबर ऑफ मिलता है। अगर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, हाफ kT मिलेगा। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपार्टीशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, अगर टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो 3 ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 3/k इंटू टी हमें मिला। ओके, अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल देखा जाए, सिर्फ ट्रांसलेशन पहले देखा था ट्रांसलेशन, अगर टोटल एनर्जी ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका एक तो 3 आ रहा है, दूसरा रोटेशनल आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो 3+2/2 इंटू kT आ रहा है। और अगर नॉन लीनियर है तो 3+3/2 इंटू kT आएगा। ओके, इतना समझ में आया। ओके, इन जनरल केस में अगर देखा जाए तो इन जनरल केस में अगर टोटल एनर्जी जो होता है बच्चों, ये ET जो टोटल एनर्जी है दैट इज F/2। F मीन्स आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, K इंटू टी। तो ये आपको सिंपल भाषा में आपको ये समझ में आ जाता है। अगर ये आप ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप इंक्लूड कर रहे हो इन लीनियर केस, तो मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला था ये आपका लीनियर के लिए आपको क्या होगा, 3+2 मतलब 5 आएगा, और यहाँ पे ये वाला 3+3=6 आएगा। बात समझ में आया। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ n मोल्स अगर देखें, टोटल एनर्जी ऑफ n मोल्स देखें तो E इक्वल्स टू ये नंबर ऑफ मोल्स को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल n है तो RT कर दिए, और इसको nRT को हम लोग क्या बोलते हैं, PV भी बोल सकते हैं। nRT को हम क्या बोल सकते हैं, PV भी बोल सकते हैं। तो ये चीज हमको यहाँ पे लगाना है। बस इतना आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। आगे भी और भी बहुत सारे चीज पढ़ने वाले हैं, ये थियोरेटिकल पार्ट है, मजा आ जाएगा आपको। ये छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखो, सवाल खत्म। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसियस मिक्सचर अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे आप देख सकते हो CO2 है, वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। तो इसमें आप देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, पहले एक 3 रोटेशनल हो गया, 3 आपका ट्रांसलेशनल हो गया, और एक वाइब्रेशनल हो गया मानो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसका टोटल जो भी आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इन जनरल उस गैसियस मीडियम में तो हम बोल रहे हैं 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करा, बहुत सारे गैसेस को एक साथ मिक्स करा, और बहुत सारे गैसेस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मान लो F1 है, एक का F2 है, एक का ऐसा करते करते एंड सो ऑन FN तक है। ओके, एंड नंबर ऑफ मोल्स जो है वो N1 है, N2 है, एंड सो ऑन करके यहाँ पे है। तो ये सारे गैस को मैंने क्या करा, एक साथ मिक्स करा। क्या करा, एक साथ मैंने मिक्स करा। अब उस सिचुएशन में एक इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है फॉर गैसियस मिक्सचर। इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर गैसियस मिक्सचर मैं यहाँ पे और भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग का गैस एक्सचेंज, यहाँ पे जो भी आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे, है ना। अब जो इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देखो F1 इंटू N1 प्लस F2 इंटू N2 प्लस F3 इंटू N3 एंड सो ऑन करके प्लस Fn इंटू Nn डिवाइडेड बाई n प्लस अप टू Nn हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको जो इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हो Fi डिवाइडेड बाई Ni। तो यही चीज आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर गैसियस मिक्सचर को आपको निकालना बोले तो आप सीधा यही से निकाल सकते हो, निकालने को लेकिन बोलता है कभी कभी, है ना। तो ये थोड़ा फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे डिटेल इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि उतना नहीं चाहिए यहाँ पे। सिर्फ हमें नीट एंड जेई में क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट को देख के आपको आगे बढ़ना है और अच्छा स्कोर करना है। और ये जो थर्मल पार्ट है ना, ये थर्मल फिजिक्स, ये बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से सवाल लगा सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको ऐसा मिल सकता है ना जो फॉर्मूला बेस्ड टाइप का मिल रहा है। ये केटीजी में तो फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, उसमें हमने क्या करा था, सेम टेम्परेचर में करा था। यहाँ पे क्या करा था, सेम टेम्परेचर में करा था। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब डिफरेंट टेम्परेचर में करा। तो इस सिचुएशन में n गैसेस है तो N1 N2 N3 एंड सो ऑन, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब F1 F2 F3 एंड Fn तक ये हमारा हो गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये सारे के सारे टेम्परेचर हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। ओके,
अब इस सिचुएशन में आपको क्या बोलता है बच्चों, यहाँ पे निकालो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन आइसोलेटेड कंटेनर। यहाँ पे क्या निकालना है, इन आइसोलेटेड कंटेनर। बच्चों यहाँ पे आइसोलेटेड कंटेनर मींस व्हाट, सराउंडिंग में, सराउंडिंग के साथ जो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जो भी आपका एक्सचेंज हो रहा है वो सारे के सारे उस मिक्सचर, उस गैसियस मिक्सचर के एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर देखा जाए तो सिंपल है, यहाँ पे F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 प्लस एंड सो ऑन करके ये वाला पुट करा एंड डिवाइडेड बाय F1 N1 प्लस F2 N2 एंड सो ऑन। ये आपका मिलता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और आपको थोड़ी देर पहले जो मिला था आपको इक्विवेलेंट, आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिला था। तो इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने एक्चुअली जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बार बताया था, जैसे मैं अभी इलस्ट्रेशन लेने वाला हूं, जैसे ये वाला देख लो। तो इस सिचुएशन में मैंने ऐसा बताया था कि क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे क्लोज सिस्टम है, पाइप के साथ ऐसे कनेक्ट करा है और ये वाल्व मैंने हटा दिया है ना। और फिर मैंने वहां पे बोला हीट एक्सचेंज मैंने नहीं कराया था, वो हीट एक्सचेंजर यहाँ पे नहीं हुआ था। अब इस सिचुएशन में अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है, इस एक्सचेंज में हीट एक्सचेंज अगर हो रहा है, अगर इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हम अगर हीट एक्सचेंज को कंसीडर करें तो इसका देखो F1 V1 T1 F2 V2 T2, ये तो हमारा जो स्टेट का कोऑर्डिनेट मिला, इसका आपको क्या मिल रहा है F1 और इसको आपको क्या मिल रहा है F2, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब अगर यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है तो इसमें एक इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा। अभी इनिशियली क्या है, T1 है T2 है, दोनों को हटा दिया। ये वाला जो बल्ब है यहाँ पे जो आपका स्टॉपर है, यहाँ पे बोल सकते हो ये बल्ब इसको है, तो इसको अगर मैं खोल दिया तो उस सिचुएशन में सारे के साथ दोनों एक साथ हो जाएंगे और दोनों में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे और फिर टेम्परेचर एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। दैट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इक्वल्स टू व्हाट, F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 डिवाइडेड बाय F1 N1 प्लस F2 N2, यही कर रहे थे ना। तो यहाँ पे आपको ये टेम्परेचर निकालना है, तो हमारा ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। अब ये आपने सिर्फ फाइनल टेम्परेचर निकाला, लेकिन अभी तक आपको फाइनल प्रेशर नहीं निकाला। फाइनल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, गैस लॉ में जाना है। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे, जैसे मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोल्स बताया था, देखो इसी अगेन वही पे कंजर्वेशन ऑफ मोल्स आ गया। तो P1 V1, तो इनिशियल वाला केस यहाँ पे हमने क्या करा, इनिशियल है ये और ये वाला हमारा फाइनल है। तो देखो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1, इसका नंबर ऑफ मोल्स है ना, और ये हमें इसका देखेंगे P2 V2 T2, इसमें हमने करा दोनों इक्वल्स टू, अगेन वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये अगर देखा जाए तो ये आपका N1 हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है N1 हो रहा है और ये आपका N2 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है N1 प्लस N2, वही तो बराबर चीज है ना। और यहाँ पे प्रेशर जो है आपको ये फाइनल निकालना है, प्रेशर PF, और आपका जो भी यहाँ पे आपको इधर T1 V1 जो भी आपका इधर V1, और ये जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 एंड डिवाइडेड बाय TF। अब यहाँ से आप PF का वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा मेरे को कांटेक्ट करो, वो ऑनलाइन आप कांटेक्ट कर सकते हो। जितना मैंने समझाया ना बच्चों KTG में, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन या फिर आने वाले सालों में आने वाला क्वेश्चन जो है इसके बाहर आपको नहीं जाएगा। आप ये जो मैंने आपको बताया एक एक रिजल्ट आपको याद हो जाना चाहिए। और आप अगर शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो इसके हेल्प से जो मैंने आपको अभी अभी बताया उसके हेल्प से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और शॉर्ट नोट बना के उसको रिवाइज करो। 1 घंटा भी नहीं लगा होगा आपको, ये पूरा KTG खत्म हो गया है। सारे के सारे रिजल्ट आपको याद रखना है और कैसे कैसे आपको ये निकालना है वो सारे चीज आपको पता चला। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट करा जाए, कैसे कैसे ये जो मैंने आपको इलास्ट्रेशन या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया था, रिजल्ट बताया था, उस रिजल्ट में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, दैट मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। मैनिपुलेट कैसे करना है वो सिर्फ आपको आना चाहिए, बाकी आपका काम बन गया। तो आपको एक चीज और मैं बोल देता हूं, अलर्ट बोल के मैंने बताया यहाँ पे मोल कंजर्वेशन और मिक्सिंग ऑफ गैसेस। अगर ये दोनों टॉपिक आपके पास बहुत ही अच्छे से पता है तो आप मान लो मोर देन 40% क्वेश्चंस जो आपका हो गया इन जनरल। आपको अभी तक प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो आप 40% ऑफ क्वेश्चंस यही दोनों टॉपिक से आया हुआ है। पूरा अभी तक जितने दिन में जेईई मेंस हुआ है या फिर नीट हुआ है, 40% ऑफ क्वेश्चंस मोल कंजर्वेशन एंड मिक्सिंग ऑफ गैसेस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिए। आपका टाइम बहुत ही
कम बचा हुआ है अभी, लॉकडाउन के टाइम है, कोई कहीं जाने का नहीं है, आपको बहुत बड़ा फासला भी मिल गया, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।